हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम दीपशिखा सिंह है। मेरे यूट्यूब चैनल दीपशिखा जीएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। उस दिन क्लास बीच में ही एंड हो गई थी। पूरा टॉपिक भी कंप्लीट नहीं हो पाया था हम लोग का, क्योंकि कुछ इशू की वजह से बीच में ही रुक गया था। उसको आज ठीक कर लिया है और काफ़ी दिन से तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए कंटिन्यू क्लास नहीं ले पा रहे थे। बट अब कोशिश पूरी करेंगे कि आप लोग की जो टॉपिक स्टार्ट किया है भारतीय संविधान, वो अच्छे से कवर करा दिया जाए। उसी के आगे जहाँ पे हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था संविधान का निर्माण, तो दो कुछ ही पॉइंट पढ़ पाए थे, क्योंकि हम ऐतिहासिक उसका देख रहे थे कि हिस्टोरिकल क्या हुआ था, उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड था। वही सारी चीज़ें हम पढ़ रहे थे, तभी हमारा वीडियो वहीं पे रुक गया था। तो आज उसमें दो चार पॉइंट जो पिछला पढ़ लिया था उसको रिवीजन करेंगे और उसके आगे पूरी क्लास कंटिन्यू करेंगे। उस दिन हम लोगों ने देखा था कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में एम एन राय ने किया था। अब यहाँ पे देखिए, पहला हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कि कैसे संविधान का निर्माण बनने की प्रक्रिया में क्या बैकग्राउंड था उसका, वो चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज दूसरा टॉपिक जो है आपका, ये दूसरा टॉपिक है संविधान में, कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कैसे संविधान बना हमारे देश का। तो उससे सबसे पहले बात आती है कि संविधान निर्माण कौन करेगा। जैसे आप ऐसे सोचिए कि ये बात हो गई कि देश में संविधान का निर्माण किया जाएगा, मतलब भारत के लिए संविधान बनेगा, लेकिन दिमाग में ये बात आती है कि आखिर संविधान का निर्माण करेगा कौन, कौन बैठ के उस किताब को लिखेगा, कौन संविधान को लिखेगा। क्या भारत की पूरी जनसंख्या लिखेगी इस पूरे संविधान को? ऐसा नहीं था, क्योंकि पूरी युवा जनसंख्या या कह सकते हो भारत की पूरी जनसंख्या संविधान नहीं लिख सकती थी। तो एक बात ये था कि एक काम करते हैं, चुनाव करवा देते हैं, चुनाव के बाद जो लोग जीत जाएंगे वो लोग संविधान में जाए, संविधान लिखने का काम करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि पहले एक सभा बनाई जाए, एक असेंबली बनाई जाए, एक सभा बनाई जाए। वो सभा क्या काम करेगी? संविधान का निर्माण का काम करेगी, इसका मतलब संविधान को लिखेगी। तो सबसे पहले बात यहाँ पे आती है कि भारत में जो संविधान सभा बनी थी, सभा का मतलब है कि ऐसी सभा बनाई जाएगी जो काम क्या करेगी? सिर्फ और सिर्फ संविधान लिखने का काम करेगी। तो यहाँ पे कहा गया है कि संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले अगर किसी भारतीय के अंदर आया था मन में, तो वो एम एन रॉय थे। ऐसे पहले भारतीय थे, ये वामपंथी आंदोलन के नेता थे। इनके दिमाग में से विचार आया था कि क्यों ना जो भारत का संविधान लिखा जाएगा उसके लिए एक सभा बना दी जाए। पहले उस सभा में जितने लोग बैठेंगे वही देश के संविधान का निर्माण करेंगे। तो इनके दिमाग में विचार आया था, 1934 में आया था, लेकिन ये बात लागू नहीं हो पाई थी, क्योंकि इनके दिमाग में विचार आई थी उसी के बाद एक साल के बाद ही 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से मांग की। इसका मतलब जो विचार इनके दिमाग में आया था, इन्होंने इसको एक रूप नहीं दिया, एक प्रस्ताव के रूप में जारी नहीं करवाया, लेकिन कांग्रेस ने एक साल के बाद ही कह दिया कि ऑफिशियल तरीके से मांग करना शुरू कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हमें क्या चाहिए? संविधान सभा चाहिए। एक ऐसी सभा का निर्माण करो जो हमारे देश के संविधान का निर्माण कर सके। ये मांग की थी किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की थी। अब आप यहाँ पे थोड़ा इतिहास में जाइए तो याद होगा, हमने आपको पढ़ाया था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ाया गया था। 1935 में ही राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की और 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था, जिससे भारतीय बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उसके बाद 3 साल के अंदर ही 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषणा कर दी। मांग पहले की गई, लेकिन अभी भी ब्रिटिश सरकार इसको देने के लिए तैयार नहीं है। तो 3 साल के बाद 1938 में ही जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि जो संविधान सभा बनेगी, भारत में जो संविधान लिखने के लिए जो संविधान सभा बनाई जाएगी, उस संविधान सभा में ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आकर बैठ जाएगा। उसके लिए बाकायदा हम निर्वाचन कराएंगे, चुनाव होगा, और उस चुनाव में भाग कौन लेगा? तो वयस्क मताधिकार होगा। इसका मतलब जो लोग एडल्ट हो चुके हैं, जो वोटिंग करने का अधिकार रखते हैं, वो लोग इसमें वोट देंगे और जनता को चुनकर, कुछ ऐसे प्रतिनिधियों को चुनकर उस सभा में भेजेंगे और वो व्यक्ति क्या करेंगे? उस देश के संविधान का निर्माण करेंगे। इन्होंने कहा था कि वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित संविधान सभा होनी चाहिए। ये पहली बार मांग की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। इन्होंने कहा था कि संविधान सभा ऐसी सभा नहीं होनी चाहिए कि उसमें ब्रिटिश सरकार के भी कुछ आदमी रहेंगे,
कुछ भारतीय भी रहेंगे, ऐसे कोई सभा नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा जो सभा बनेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय होने चाहिए। और कौन से भारतीय? जिनको जनता चुनकर भेजेगी। इसका मतलब इन्होंने कहा कि निर्वाचित संविधान सभा होनी चाहिए, और वो निर्वाचित संविधान सभा में वयस्क मताधिकार पे होने चाहिए, ऐसे लोग जो वोट देने का अधिकार रखते हैं। कोई बाहरी हस्तक्षेप संविधान सभा में नहीं होना चाहिए। हम स्वतंत्र रूप से संविधान सभा का गठन करना चाहते हैं और उसके बाद अपने देश का संविधान का निर्माण करना चाहते हैं। ये बात किसने रखी? 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने। तो तीन चीजें हो गई। 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय के मन में विचार आया। 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने मांग की, आधिकारिक रूप से, इसका मतलब ऑफिशियल तरीके से ब्रिटिश सरकार के सामने बात की। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा की मांग की। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट है, 1940 में जो 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने मांग की थी, उसी को 1940 में ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया। एक तरफ से कहा ठीक है, आप अपने देश की संविधान सभा का गठन कर सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद इन्होंने एक प्रस्ताव जारी किया, अगस्त प्रस्ताव के नाम से। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से प्रस्ताव जारी कर दिया। लेकिन इस अगस्त प्रस्ताव में जो भी बातें कही गई थी उससे ना तो कांग्रेस खुश थी और ना ही मुस्लिम लीग खुश थी। अगस्त प्रस्ताव सफल नहीं हो पाया। उसके बाद 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव भारत में प्रवेश करते हैं। सर स्टेफर्ड क्रिप्स भारत में प्रवेश करते हैं 1942 में। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने मांग की संविधान सभा की, उसके एक साल बाद ही 1939 से विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया और ये चलता है 1945 तक। तो ब्रिटिश सरकार के ऊपर इतना दबाव आ गया था कि अब उसे भारतीयों को कुछ मांगों को मानना पड़ेगा। अगर वो भारतीयों की मांग को नहीं मानेगी तो भारतीय ब्रिटिश सरकार की तरफ से, या कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स की तरफ से, युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार नहीं रहे थे। वो कह रहे थे हमारी मांग को पहले पूरा करो, उसके बाद हम क्या हो सकते हैं कि आपके तरफ से हम विश्व युद्ध में शामिल होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगस्त प्रस्ताव जारी किया गया था। लेकिन अगस्त प्रस्ताव भी भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाया। जब ये प्रस्ताव सफल नहीं था, असफल हो गया, तो ब्रिटिश सरकार ने एक प्रस्ताव जारी किया, क्रिप्स प्रस्ताव। ये ब्रिटिश सरकार की पार्लियामेंट के कैबिनेट मंत्री रहते हैं जो भारत में प्रवेश करते हैं। इनका नाम होता है सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मंत्री रहते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव, इनसे कहा जाता है कि आप भारत में जाइए और भारतीयों से बातचीत कीजिए और उनको मनाइए कि वो विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से, या कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स की तरफ से विश्व युद्ध में शामिल हो जाए। क्रिप्स प्रस्ताव इसी उद्देश्य से भारत में आते हैं और वो कोशिश करते हैं कि मुस्लिम लीग हो या कांग्रेस हो, हम दोनों को संतुष्ट कर सकें और साथ साथ हम किसका गठन कर सकें? संविधान सभा का गठन कर सकें और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग हम ले सकें। इसीलिए 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव भारत में प्रवेश करता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? ये भारत में आने के बाद भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाते। भारतीयों की मांग क्या थी कि हमें एक संविधान सभा चाहिए, वही संविधान सभा की मांग थी। क्रिप्स प्रस्ताव ने कहा ठीक है, दिया हमने तुम्हें, तुम संविधान सभा का गठन कर सकते हो। भारतीयों को विश्वास ही नहीं हुआ, इतनी आसानी से कैसे मान गए हमारी बात। दूसरा, इन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेट का हम दर्जा देते हैं, तुम्हें डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देंगे और उसके साथ साथ हम तुम्हें संविधान सभा का गठन करने का भी अधिकार देते हैं। लेकिन ये बात भारतीयों को हजम ही नहीं हुई। उनको लगा इतनी जल्दी कैसे ये मान गया हमारी इस बात को। लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव ने एक कंडीशन रख दी। उसने कहा हम आपको डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा भी देंगे भारत को, और साथ साथ आपको संविधान सभा बनाने का अधिकार भी देंगे। लेकिन वो कब? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। इसका मतलब विश्व युद्ध से, जब विश्व युद्ध चल रहा है, 1942 में विश्व युद्ध चल रहा है, 1939 में शुरू हुआ, 42 में अभी भी विश्व युद्ध चल रहा है। ये चाहते थे कि भारतीयों की तरफ से लालच दे रहे थे कि आप हमारे युद्ध में, आप हमारी तरफ से लड़ाई कीजिए, युद्ध में शामिल हो जाइए, और युद्ध संपूर्ण होने के बाद हम आपको जो आपकी मांग है उसको स्वीकार कर लेंगे। भारतीय गए नहीं, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपने पहले विश्व युद्ध में भी हमसे वादा किया था, उसमें तो आप मुकर गए, तो दूसरी बार हम इस बात को स्वीकार नहीं करते। अगर आपको मानना है तो अभी तुरंत संविधान सभा का गठन कीजिए। लेकिन
अब इस संविधान सभा को जो गठन की मांग हो रही थी, तो दो संविधान सभा की गठन की मांग होने लगी। मुस्लिम लीग जो जिन्ना थे, उन्होंने कहा कि एक अलग हमें संविधान सभा का गठन करो जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान देश के लिए संविधान का निर्माण करेगी। कांग्रेस पूरे भारत के लिए कर रही थी। क्रिप्स प्रस्ताव लास्ट में असफल हो गया। उसके पीछे सबसे बड़ा मुद्दा यह था क्योंकि क्रिप्स प्रस्ताव जो भी बात लेकर आया था अपने देश में, भारत में आया था, जिस मोटिव के साथ आया था, उद्देश्य के साथ, वो तो इसका सफल नहीं हुआ। इसने कहा था कि भारतीयों की जो मांगे वो हम पूरी करेंगे, नो डाउट सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। भारतीयों को अच्छे से पता था कि पहला विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद आपने हमें क्या दे दिया, जो आपकी बात पे फिर से भरोसा करे। लेकिन उसी समय ब्रिटिश सरकार पर दबाव बहुत तेजी से बन रहा था। ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव क्या था कि उसे भारतीयों का सहयोग लेना जरूरी था। विश्व युद्ध तेजी से बढ़ रहा था। अमेरिका का दबाव था भारत के अंग्रेजों के ऊपर कि आप किसी तरह भारतीयों का सहयोग लीजिए और उनको मनाइए किसी भी हाल में कि भारतीय जो है वो विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन भारतीय इसके लिए तैयार नहीं थे। तो यहाँ पे भारतीयों के सामने एक ऑप्शन ये भी था क्योंकि जापान भी भारत पे आक्रमण करने आ रहा था। उसने कहा कि भारत को हम आज़ादी दिलवाएंगे अंग्रेजों से। जब उसने मलाया, इंडोनेशिया, जकार्ता वाले क्षेत्रों पे कब्जा कर लेते हैं और भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे जापान कब्जा कर लेता है और म्यांमार तक पहुंचते, बर्मा तक वो पहुंचते हुए कहता है कि अब हम भारत को बहुत जल्दी अंग्रेजों की दासता से मुक्ति करवा देंगे। इसका मतलब उनको गुलामी से हम आज़ादी दिलवा देंगे। अब उसी के बाद आप जानते हैं कि 1942 में ही क्रिप्स प्रस्ताव के असफल होने के बाद गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी ने चलाया था। 1942 में ही जापान भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था। उसने एक तरफ से घोषणा कर दी थी कि हम ब्रिटिशर से भारत को आजादी दिलाने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में चला दिया। वो चाहते थे कि ऐसा ना हो कि जापान हम अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हो जाए, लेकिन जापान हमारे ऊपर अधिकार करना शुरू किया। पहले हम ब्रिटिशर्स की गुलामी झेल रहे थे, अब जापान की झेलें। तो क्रिप्स प्रस्ताव के असफल होने के बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और उसके बाद मार्च 1946 में, सीधा 4 साल बाद मार्च 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत में प्रवेश करता है। कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति होते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव असफल हो गया। इसने पहली बात तो 2 संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया। जिन्ना की जो मांग थी कि 2 संविधान सभा का गठन करो, तो क्रिप्स प्रस्ताव ने इसको ठुकरा दिया और क्रिप्स प्रस्ताव की जो बातें थी वो भारतीयों ने नकार दी कि हमें नहीं चाहिए ऐसा। क्रिप्स प्रस्ताव के असफल होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1946 में एक फिर से मिशन भेजा, उसका नाम रखा कैबिनेट। ये तीनों कैबिनेट मंत्री थे। इसमें 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस थे, सर पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे और तीसरे व्यक्ति क्रिप्स थे, सर स्टीफन क्रिप्स। यही क्रिप्स जो 1942 में भारत में आए थे वही फिर से आएंगे, किसके साथ? कैबिनेट मिशन के साथ। 3 व्यक्ति आते हैं कैबिनेट मिशन में, 3 के तीनों ब्रिटिश पार्लियामेंट के कैबिनेट मंत्री रहते हैं, इसलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन रखा गया था। अब यहाँ पे 1946 में भारत में भेजा जाएगा और कहा जाएगा जाइए भारतीयों की जो भी समस्याएं हैं उसको सुलझाकर आइए। पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और क्रिप्स को इसलिए भेजा जाता है क्योंकि क्रिप्स के पास एक अनुभव हो जाता है, एक एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि वो भारत में काफ़ी दिन रहकर गया होता है। तो वो मुस्लिम लीग की मांग को जानता था, कांग्रेस की मांग को जानता था, उसके पास एक अनुभव था। इसीलिए क्रिप्स को फिर से भेजा गया कि आप जाइए, कैबिनेट मिशन से कहा गया आप भारतीयों की समस्या को सुलझा कर आइए। तो यहाँ पर जो कैबिनेट मिशन आते हैं, इन्होंने भी संविधान सभा की जो 2 मांग थी, एक जिन्ना की जो मांग थी कि मुस्लिम लीग के लिए या कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया जाए और भारत के लिए एक अलग संविधान का गठन किया जाए, 2 संविधान सभा की मांगों को कैबिनेट मिशन ने भी ठुकरा दिया था। ये बात अलग है कि आगे चलकर कैबिनेट मिशन इसको मंजूरी दे देता है और 2 संविधान सभा का गठन किया जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में इसने कैबिनेट मिशन ने भी 2 संविधान सभा के गठन की मांग को ठुकरा दिया था। अब कैबिनेट मिशन यहाँ पर रुकेगा कुछ दिन, उसके बाद ये क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट जारी करेगा, कुछ सुझाव देगा कि भारतीय जो हैं वो अपनी संविधान सभा का गठन कर सकते हैं। उस सुझाव में वो जो भी बातें रखेंगे उसी के अनुसार भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अभी संविधान का निर्माण नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ उस संविधान को लिखने वाली सभा का निर्माण किया जा रहा है, इसके मतलब संविधान सभा का गठन किया जा रहा है। तो कैबिनेट मिशन ने सबसे पहले कहा कि जो संविधान सभा बनेगी उस सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी होगी? 389
संख्या होगी। इसका मतलब जो संविधान सभा होगी उसमें टोटल कितने लोग बैठेंगे? 389 मेंबर इसमें टोटल उस सभा में बैठेंगे। ये व्यक्ति जब बैठेंगे तो यही लोग हमारे भारत के लिए संविधान का लिखेंगे संविधान। तो 389 सीटें इसने पूरी तरह से क्लियर कर दी कि पूरे भारत से सिर्फ 389 ही सीटें होंगी, इससे ज्यादा सीट नहीं हो सकती। किसने तय किया था? कैबिनेट मिशन ने। 389 सीटों में भी इन्होंने कुछ सीट डिफाइन कर दिया। इन्होंने कहा जो 296 सीट हैं वो ब्रिटिश भारत से जाएंगी और 93 सीट जो है वो देसी रियासतों से जाएंगी। अब जिनको सीट नहीं समझ में आ रहा सीट क्या मतलब, 389 व्यक्ति में 296 लोग ऐसे होंगे जो ब्रिटिश भारत से जाएंगे और 93 लोग ऐसे होंगे जो देसी रियासत से जाएंगे। अब इसको दोनों को समझना, ब्रिटिश भारत और देसी रियासत क्या होती है। देखो, ब्रिटिश भारत, आप जानते हैं कि आज का जो वर्तमान में भारत का मैप बनता है, ऐसा मैप पहले नहीं बनता था, क्योंकि पहले पाकिस्तान बांग्लादेश वाला पूरा क्षेत्र भारत के हिस्से में आता था। तो वो सब आप पूरा इसको मिला सकते हैं सर। उसमें कुछ ऐसे प्रांत थे जिन पे डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार की हुकूमत चल रही थी। कुछ ऐसे प्रांत थे, प्रांत का मतलब आज के टाइम पे आप स्टेट ले सकते हैं, जैसे आज उत्तर प्रदेश राज्य है, बिहार राज्य है, झारखंड राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है। उस समय ऐसे कुछ ब्रिटिश प्रांत थे जिस पे डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार की हुकूमत चलती थी। इसका मतलब वहाँ पे जो भी कानून का लागू करना था, कानून का निर्माण किया जाता था, लागू किया जाता तो वो डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार करती थी। ऐसे प्रांतों पे, जिन प्रांतों को डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता हुआ था, ऐसे टोटल 11 ब्रिटिश प्रांत थे। टोटल 11 ब्रिटिश प्रांत थे। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे देसी रियासतों वाले। देसी रियासत मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे शासन करने, व्यापार करने के लिए आती है और धीरे धीरे शासन करने लगती है, तो आप जानते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी तो हमारे देश में राजाओं का शासन चल रहा था। तो राजा पूरी तरह से जड़ से खत्म नहीं हुए थे। 1857 की जब क्रांति होती है तो कुछ राजाओं के क्षेत्र तो उससे पहले हड़प लिए गए थे, लेकिन कुछ जब राजा के क्षेत्र हड़पना शुरू कर दिया था डलहौजी की हड़प नीति और वेलिजली की सहायक संधि के तहत, तो इसके बाद जब ब्रिटिश सरकार को पता चला कि आखिर इतनी बड़ी क्रांति क्यों हुई थी, तो उनको लगा कि राजाओं के राज्य हड़पे जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्रांति की है बहुत बड़ी। तो ब्रिटिश की महारानी ने घोषणा कर दिया कि अब किसी भी ब्रिटिश कि कोई भी ब्रिटिश सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भारतीय राज्य को हड़पेगी नहीं। तो कुछ ऐसे देसी रियासतें, राजाओं के रियासत बच गए थे। देखो, राजाओं की रियासत होते हैं, रियासत मतलब उनका जितने क्षेत्र में उनका अधिकार होता था। तो यहाँ पे कुछ ऐसे देसी रियासत थी, वो स्वतंत्र नहीं थी, पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थी, उनके ऊपर अभी भी ब्रिटिश सरकार थी, लेकिन वो अपने लोकल लेवल पे, अपने स्थानीय लेवल पे अपना शासन चला रहे थे, उनके ऊपर ब्रिटिश सरकार बैठी हुई थी। तो ऐसे कुछ देसी रियासतें थी और ब्रिटिश भारत थे। तो कहा गया जो 296 व्यक्ति होंगे वो ब्रिटिश भारत से जाएंगे और जो 93 लोग हैं वो देसी रियासत से आएंगे। मतलब जो राजाओं का शासन जहां पे चल रहा है अभी भी, उसके 296, इस 296 को इन्होंने बांट दिया। 296 में इन्होंने कहा कि जो 292 लोग हैं वो 11 ब्रिटिश प्रांत से जाएंगे। इसका मतलब कि उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत थे, जैसे वर्तमान में 28 राज्य है, उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत थे जिस पर डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार की हुकूमत चल रही थी। तो 11 ब्रिटिश प्रांत में से 292 लोग चुनकर जाएंगे, लेकिन 4 लोग, जो 4 सीट जाएगी, मतलब 4 सदस्य जो चुनकर जाएंगे वो 4 कमिश्नरी वाले क्षेत्र पे जाएंगे। ऐसे ब्रिटिश सरकार ने 4 कमिश्नरी क्षेत्र था, कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर और दिल्ली। कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर और दिल्ली 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे जहां से 4 लोग चुनकर जाएंगे। 292 लोग 11 ब्रिटिश प्रांत से जाएंगे और 93 लोग देसी रियासत से जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इन्होंने पहले सीट तय कर दी कि 389 लोग होंगे। 389 में किस क्षेत्र से कितने मेंबर आएंगे, ये पूरा इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया कि कितने मेंबर कहां से आएंगे। अब यहाँ पे कहा कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था की गई। कैबिनेट मिशन ने दूसरा प्रस्ताव क्या रखा, दूसरी बात क्या रखी अपना सुझाव, कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर, इसका मतलब 10 लाख की जनसंख्या पर एक कैंडिडेट चुनकर आएगा, एक प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जाएगा और वो व्यक्ति आकर यहाँ पर 389 व्यक्ति में एक व्यक्ति कहां से चुनकर आएगा, मतलब 10 लाख व्यक्तियों पर एक एक व्यक्ति चुनकर आएंगे। इसी तरह 389 व्यक्ति चुनकर आएंगे। ये लोग कहां बैठेंगे, संविधान सभा में बैठेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण
तीन प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। जो ये ब्रिटिश प्रांत था, 11 ब्रिटिश प्रांत थे, उसमें 292 जो सीटें थी, इसका मतलब जो 292 व्यक्तियों का चुनाव होके आने वाला था वो कैसे किया जाएगा। ब्रिटिश प्रांत थी, टोटल 11 ब्रिटिश प्रांत थी, को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख समुदायों के बीच, कौन कौन से समुदाय थे तीन प्रमुख, मुस्लिम, सिख व सामान्य। सामान्य में आप कह सकते हो कि मुस्लिम और सिख को छोड़ के जितने भी समुदाय के लोग हैं वो सामान्य में रखे गए, चाहे वो पारसी हों, चाहे वो हिंदू हों, सॉरी इसमें हिंदू हों, या कह सकते हो आप बौद्ध धर्म के लोग हों, जैन धर्म के लोग हों, जितने भी लोग हैं, सिख और मुस्लिम को हटा दिया जाए तो बाकी सभी लोग सामान्य में आ जाएंगे। तो तीन कैटेगरी के लोगों को पहले डिफाइन कर दिया गया और कहा गया यहाँ से व्यक्तियों को चुना जाएगा। तीन प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का बंटवारा किया गया। देखो यहाँ पे जो 389 व्यक्ति थे, इसमें 296 व्यक्ति ब्रिटिश भारत से आ रहे थे, लेकिन ये 296 जो ब्रिटिश भारत से आते सिर्फ इन्हीं को चुनाव किया गया था। जो जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषणा की थी कि जो संविधान सभा बनेगी वो चुनाव के माध्यम से होगा, इसका मतलब उसमें जो व्यक्ति बैठेंगे वो चुनकर आएंगे। तो ये बात यहाँ पे लागू कर दी गई कि जो 296 व्यक्ति आएंगे वो चुनकर आएंगे, इसका मतलब वहाँ की जनता उनको चुनकर भेजेगी। लेकिन जो 93 सीट जो राजाओं को दी गई थी उनसे ये कह दिया गया था कि आप लोग खुद डिसाइड कर लेना कि किसको भेजना है संविधान सभा में। राजाओं से ये नहीं कहा गया था कि आपकी जनता आपको चुनकर भेजेगी, क्योंकि राजाओं के लिए तो शर्मनाक की बात हो जाती कि राजा को लगता है जिस पे पहले हम शासन कर रहे थे जिस प्रजा पर, आज वो बताएगी कि संविधान सभा में कौन जाकर बैठेगा। तो इनसे कहा गया था कि आप चुनाव नहीं करवाइए, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि किसको संविधान सभा में भेजना है इन 93 व्यक्तियों में। लेकिन 296 सीट के लिए पूरा चुनाव हुआ था। संविधान सभा के लिए चुनाव जो हुआ था अब पूरा डिफाइन हो गया, कितने व्यक्ति आएंगे, कितने लाख जनसंख्या पे एक कैंडिडेट चुना जाएगा, कहाँ से कितने व्यक्ति आएंगे, किस समुदाय के आएंगे, सब कुछ हो गया, डिफाइन कर दिया गया। अब कहा गया अब चुनाव होगा, क्योंकि अब बात आती है मुद्दे चुनाव की। तो जो संविधान सभा के लिए जो चुनाव किया गया वो कब हुआ था, जुलाई अगस्त 1946 में कंप्लीट चुनाव हुआ था। वो भी कितने सीटों के लिए, सिर्फ 296 सीटों में। 296 सीटों का चुनाव किया गया था, 93 सीटों का चुनाव नहीं हुआ था। तो 296 सीटों में 208 सीट तो कांग्रेस जीत जाती है और 73 सीट मुस्लिम लीग जीतती है और 15 सीट अन्य जीतते हैं। तो यहाँ पे क्या कहें, संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था, मंथ याद रखना, जुलाई अगस्त 1946 में कितने सीटों के लिए चुनाव हुआ था, सिर्फ 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। 296 में 208 सीट कांग्रेस जीत कर गई थी, 73 मुस्लिम लीग जीत कर गई थी और 15 अन्य जीत कर गई थी। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन कर दिया गया, चुनाव हो गए, मेंबर चुनकर आ गए, पूरी सीट तय कर दी गई है, अब संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। यहाँ पे एक बात याद रखना, जो संविधान सभा का गठन किया गया तो स्टार्टिंग में मुस्लिम लीग, देखो यहाँ पे मुस्लिम 73 सीट जीत कर जा रही है संविधान सभा में, मुस्लिम लीग ने बहुत तेजी से इसमें भाग लिया। जब संविधान सभा का चुनाव होने जा रहा था, संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा इसके लिए जब वोटिंग होने जा रही थी तो मुस्लिम लीग ने बहुत तेजी से भाग लिया। उसको लगा था कि उसने ये सोचा था कि हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा सीटें जीत जाएं, जब हम जीत जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें तो हम लास्ट में कह देंगे कि हम संविधान सभा का निर्माण नहीं करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए एक अलग पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान चाहिए। ये माइंडसेट से हो गई थी चुनाव में, इसीलिए वो खड़ी हुई थी कि उसको लगा कि मैं बहुत ज़्यादा सीटें जीत जाऊंगी तो मैं संविधान सभा का जो निर्माण करने के लिए बात हो रही है इस चुनाव को ही रद्द करवा दूंगी। लेकिन उसको खुद नहीं पता था कि इतनी कम सीट जीतेगी। जब उसको लगा कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, अगर हम संविधान सभा में भाग नहीं भी लेंगे तब भी इसका कोई रोल नहीं होगा, तो इसने क्या कर दिया, संविधान सभा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। चुनाव में भाग लिया, संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव जो करवाया गया था उसमें भाग लिया इसने, लेकिन बाद में इसने ही संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और कहा हम संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। संविधान सभा का जब गठन किया गया था नवंबर 1946 में, संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। चुनाव हो गया, व्यक्ति भी चुन लिए गए, सब लोग हो गए। अब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कहां पर हुई थी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में एक लाइब्रेरी था, काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में, काउंसिल चैम्बर्स पुस्तकालय।
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है, इसका बैठक का मतलब हुआ कि जितने क्षेत्र से लोग अलग अलग क्षेत्रों से चुनकर आए थे वो सब अब आके संविधान सभा में बैठेंगे। तो बैठक जो पहली बार हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी और कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में। किस पुस्तकालय में, किस लाइब्रेरी में हुई थी? तो काउंसिल चैम्बर्स की पुस्तकालय में पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर को जो बैठक हुई उसके बाद 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नौ दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई संविधान सभा की और बैठक होने के बाद अब आप ऐसे सोचिए कि कुछ मेंबर बैठा दो, 10-15 लोग, 20 लोग को बैठा दो एक जगह पे। अगर वहां पे कोई काम करने वाला है, कोई कानून ना हो कि कैसे, कोई नियम ना हो कि कैसे यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो कैसे अपना शांति से बैठेंगे, क्या काम करेंगे, कुछ डिसाइड अभी नहीं है क्योंकि पहली बार बैठे हैं लोग आपस में, अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, हो सकता है कुछ लोग तो एक दूसरे को जानते भी ना हो। अब जब बैठक करेंगे ये लोग तो आपस में ही अलग अलग विचारों वाले लोग बैठेंगे। कहने के लिए कांग्रेस भले थी लेकिन कांग्रेस में भी अलग अलग विचारधारा के लोग बैठे थे, तो आपस में ही मतभेद इनका शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए क्या कहा गया था कि एक अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई। इसमें कहा गया कि एक अध्यक्ष ऐसा बना देते हैं जो पूरी कार्रवाई का संचालन करेगा। इसका मतलब वो नियम बताएगा कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई बीच में विवाद ना हो जाए, शांति से माहौल बना रहे। तो इसके लिए एक अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन 9 दिसंबर के दिन तो डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए। तब लोगों के दिमाग में आया कि जैसे फ्रांस के संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो फ्रांस में जो सबसे वरिष्ठ लोग थे, जो सभा में जो सबसे वरिष्ठ थे, इसका मतलब जिसकी एज सबसे ज्यादा थी, उसके फ्रांस के लोगों ने उसी को अध्यक्ष बना दिया था। तो वही कॉन्सेप्ट भारतीयों ने भी अपनाया और 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी तौर पर, परमानेंट के लिए नहीं, नॉन परमानेंट के लिए अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। पहली बार बैठक हुई थी, क्लियर नहीं हो रहा था कि कैसे चुनाव करवाया जाए, किसको अध्यक्ष पद पर बैठाया जाए। तो ये हुआ कि काम करते हैं इस संविधान सभा में जो सबसे एजेड व्यक्ति है, इसके मतलब जिसकी एज सबसे ज्यादा है, उसी व्यक्ति को हम कहाँ बैठा देते हैं? अध्यक्ष में। वो बताएगा कि काम कैसे, कार्रवाई कैसे संविधान सभा का किया जाएगा। तो 2 दिन बाद ही 11 तारीख को चुनाव करवाए गए बाकायदे और सब लोगों की सहमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। इसका मतलब कि जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या रहेंगे? इस सभा के अध्यक्ष रहेंगे। और उस अध्यक्ष बनाने के साथ साथ 2 उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति कर दी गई। 2 उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति इसी में की गई थी। उसके बाद और एक संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति की गई। संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति की गई थी। तो 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे और एक संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे। इसमें टोटल अब बात आती है कि संविधान सभा की कार्रवाई शुरू कर दी गई। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई। इसमें एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है, संविधान सभा की जो कार्यवाही शुरू हुई, पहली बैठक में लोगों को कोई काम नहीं हुआ, दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। वो बोले कि हम संविधान सभा में शामिल ही नहीं होंगे। फिर जब नेक्स्ट बैठक होती है 13 दिसंबर को, तो पहली 9 को, दूसरी 11 को, तीसरी 13 दिसंबर को। जब 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुई तो जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया। उसका नाम क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर संविधान सभा की जो कार्यवाही शुरू होती है, एग्जैक्ट मतलब अब इसी दिन से काम शुरू हो जाएगा। कौन सा काम करना? जो संविधान का निर्माण करना है। वो काम जो करने की शुरुआत होगी वो कब से शुरू होगी? 13 दिसंबर से 1946 को। जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था लोगों के सामने में। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? उन्होंने बता दिया था कि संविधान कैसा बनाया जाएगा, संविधान में क्या क्या चीजें हम नागरिकों को देंगे। ये प्रस्ताव पेश कर दिया, उसमें बहुत सारी चीज बता दी गई थी। आगे चल के वही उद्देशिका बनी हमारा, कौन? प्रस्तावना। तो यही उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को इसी उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया।
वहाँ के जो बैठे थे लोग, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद इस पे कार्रवाई काम करना शुरू कर दिया गया था। और उसके बाद यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के उद्देशिका बनी थी। उद्देशिका या आप कह सकते हैं प्रस्तावना बनी, जिसको आगे हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ फैक्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पे लोग अपना काम करना, संविधान का निर्माण करना शुरू कर देंगे। तो फैक्ट में हम देख लेते हैं यहाँ पर संविधान सभा मतलब संविधान का निर्माण करने में अगर देखा जाए समय कितना लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान को लिखने में, संविधान का निर्माण करने में इतना समय लगा। इतने समय में टोटल कितने दिन इन लोगों ने बैठकें की थी? तो टोटल 11 अधिवेशन हुआ था। 11 अधिवेशन किया गया था। 165 दिन बैठक हुई थी इनकी। संविधान सभा में, जो संविधान सभा थी, उसमें टोटल महिलाएं कितनी थी? टोटल 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। 15 महिलाएं थी। और उसके बाद इसमें अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा फैक्ट नहीं छूट रहा है जो रह गया हो आप लोग का। मेरे हिसाब से तो सारी चीजें कवर हो गई हैं। ये कुछ फैक्ट हैं, आप लोग इसको याद कर लेना। इसमें आप देखेंगे कि संविधान सभा जब बैठ जाएगी और कार्रवाई शुरू कर देगी, इसमें एक नोट पॉइंट में आप लोग याद कर लेना, उसको नोट पॉइंट में डाल देना कि हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट उठा लेते हैं कि एक्सेप्शन में अपवाद में कौन सा ऐसा था देसी रियासत जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। देखिए, संविधान सभा कब हुआ था? नवंबर 1946 में गठन किया गया। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद कर दिया गया। तो देश आजाद होने के बाद 2 संविधान सभा का गठन कर दिया गया। एक पाकिस्तान के लिए संविधान बनेगी, एक भारत के लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो जो 389 मेंबर हैं, अब जब पाकिस्तान के लिए संविधान सभा जाएगी तो इसका मतलब मुस्लिम लीग की काफी सीटें तो घट जाएंगी, नहीं घट जाएंगी। तो लास्ट में ये सीटें 299 रह गई थी। इसका मतलब इसकी संख्या कम हो गई थी क्योंकि मुस्लिम लीग वाली सीट हटा दी गई थी। तो पाकिस्तान के संविधान का निर्माण हो रहा था। तो कुछ देसी रियासतें तो जो पाकिस्तान के साथ चली गई, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ देसी रियासतों को भारत में शामिल कर लिया गया और वो उन्होंने अपने धीरे धीरे अपनी सीटें ग्रहण करना शुरू कर दिया संविधान सभा में। लेकिन हैदराबाद एक ऐसी रियासत रहेगी जो अंतिम तक संविधान सभा में भाग नहीं लेगी। तो इसी वाले पॉइंट को आप लोग याद करिएगा, रख लीजिएगा। और अगर इसमें और कोई फैक्ट नहीं छूट रहा है तो ये है। अब इसमें हम देखेंगे संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान का निर्माण कर दिया गया। अब इसमें संविधान का निर्माण किया जा रहा है तो उसमें कौन कौन सी बातें होंगी, जैसे कि संविधान में समितियां बनाई जाएंगी। समितियां मतलब होता है कि काम करने के लिए, अब ऐसे कह दीजिए 389 व्यक्ति बैठे हैं, आप ऐसे सोचिए 389 लोग हैं। अगर इनसे कह दिया जाए संविधान का निर्माण करना है, आप लोग संविधान का निर्माण अपने हिसाब से करके लाइएगा, तो एक एक दिन बैठक करेंगे। जब भी ये बैठक करेंगे, लोगों की इतने सारे विचार रहेंगे, इतने सारे चीजें रहेंगी, सब एक दिन में बैठक करके सारे काम करेंगे, बहुत समय लग जाता। वैसे भी 2 वर्ष 11 माह लग गया था, 18 दिन लग गया था, लगभग 3 साल। तो ऐसे में बहुत ज्यादा समय भी निकल जाता। तो कह दिया गया था एक काम करते हैं, छोटी छोटी कमेटी बना देते हैं। इसका मतलब 4-5 व्यक्ति तुम ले लो, इसका मतलब एक अध्यक्ष बना दो, 4-5 व्यक्ति उसमें रहेंगे, 8-10 व्यक्ति इसमें कर देते हैं और सबको काम का बंटवारा कर देते हैं। लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करके लाएंगे और जब संविधान सभा बैठक करेगी उसी काम पे हम क्या कर लेंगे, अपना मतलब तय कर लेंगे क्या चीज हमें संविधान में ऐड करना है और क्या चीज से बाहर निकाल देना है। और यहाँ पे जैसे जो हमारे संविधान सभा गठन किया गया था उसमें हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था। इसका मतलब 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था, समझा था और इसमें जो कुछ फैक्ट तो एग्जैक्ट ले लिया था, कुछ चीजें डायरेक्ट नहीं लेकर के उसमें कुछ सुधार के साथ लागू किया गया था। हम इसमें देखेंगे अब आगे चल के समितियां कौन कौन सी निर्माण की गई थी, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था, संविधान सभा के संविधान की अनुसूचियां देखेंगे, संविधान के सारे भाग देखेंगे और उसके साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके कुछ बचे हुए फैक्ट है वो सारी चीज देख लेंगे। तो यहाँ तक आपका पूरा कवर हो गया है। चलिए, धन्यवाद।